हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग यूज ऑफ स्टील टेबल के बारे में पढ़ेंगे एंड व्हाट आर द डिफरेंट लोड्स दैट एक्ट ऑन स्टील स्ट्रक्चर। तो क्या क्या लोड आता है स्टील स्ट्रक्चर के ऊपर, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले स्टील टेबल के बारे में देखते हैं। तो स्टील टेबल, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये रिकमेंडेड बुक है स्टील टेबल। इसमें जितना भी हम लोग डिफरेंट टाइप का सेक्शंस वगैरह जो स्टैंडर्ड था, जो हम लोग देखे थे पहले लेक्चर में, आई सेक्शन था, चैनल सेक्शन था, एंगल था, टी सेक्शन था। तो वो सब का क्या प्रॉपर्टीज होता है, जनरल प्रॉपर्टीज। जो जनरल प्रॉपर्टीज जैसे कि आ गया आपका डेजिग्नेशन, वेट पर मीटर, सेक्शनल एरिया, क्या सेक्शनल एरिया है उसका, वेट पर मीटर यानी एक मीटर में उसका क्या वेट है, डिफरेंट सेक्शंस का। अगर उसका आपका विड्थ या फिर डायमेंशंस दिया हुआ है तो उस हिसाब से उसका प्रॉपर्टी हम लोग देख सकते हैं स्टेप इस स्टील टेबल के थ्रू। तो ये आपका बुक आता है, बहुत सारे पब्लिकेशन का आता है। ये बुक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को लेना ही है, ठीक है। जितना भी स्टील का मेंबर होता है, जितना भी स्टील का सेक्शन होता है, तो वो सब के बारे में जो जनरल प्रॉपर्टीज होता है वो इस बुक के उस बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। जनरल प्रॉपर्टीज में ये सब आ गया, डेजिग्नेशन, वेट पर मीटर, सेक्शनल एरिया, डेप्थ ऑफ सेक्शन, विड्थ एंड थिकनेस ऑफ फ्लेंज। इसको हम लोग डिटेल से समझेंगे सबको, कैसे स्टील टेबल को यूज करते हैं, ठीक है। और जो भी हम लोग स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, तो डिज़ाइन के अनुसार जो भी मेंबर्स होता है, तो हम लोग उस समय क्या सेक्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। डिज़ाइन रिक्वायरमेंट के अनुसार कैसा हम लोग सेक्शन यूज़ करेंगे, उसमें भी स्टील टेबल हम लोग को हेल्प करता है, ठीक है। वेब का थिकनेस क्या होना चाहिए, जैसे कि हम लोग आई सेक्शन देखे थे, अगर आप लोग को याद हो तो ये आई सेक्शन कुछ इस प्रकार होता था, इस टाइप का आई सेक्शन रहता था। तो इसको बोलते थे फ्लैंज। ये होता था वेब। अगर टॉप वाला है तो टॉप फ्लैंज, और ये बीच वाला होता था वेब। फिर ये हो गया बॉटम फ्लैंज, ये पोर्शन हो गया बॉटम फ्लैंज। तो ये वेब का क्या थिकनेस होना चाहिए, ये थिकनेस हो गया। वेब का क्या थिकनेस होना चाहिए, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होना चाहिए, मॉडली ऑफ सेक्शन क्या होना चाहिए। तो ये सब जनरल प्रॉपर्टीज है जो कि इस टेबल के अंदर दिया हुआ है। ये टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके इम्पोर्टेंस से ही हम लोग रिक्वायर्ड टाइप का, जो हम लोग के डिज़ाइन के लिए जो सेक्शन जरूरी है, उसको हम लोग सेलेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका स्टील टेबल हो गया। अब बहुत सारा आईएस कोड, सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे कोड्स के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली जो सबसे इम्पोर्टेंट कोड है फॉर स्टील स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोग स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करेंगे, तो उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कोड हो गया वो हो गया आपका आई एस 800/2007। तो डिज़ाइन करने में ये कोड आपका हेल्प करता है, ठीक है। ये आप लोग को तो लेना ही है। ऐसे अगर इसका पीडीएफ भी आपका गूगल में अवेलेबल है, आराम से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो हम अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, लिंक शेयर कर देंगे, आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप लोग खरीद लीजिए, और बेटर होगा। और बाकी तो जहाँ जहाँ हो पाया है वहाँ पे कोड्स डाल दिया गया है। जैसे अगर स्टील कौन सा यूज होता है स्ट्रक्चर में, उसके लिए आपका बहुत सारा आई एस कोड है। आई एस 226 है, आई एस 2062, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे। आई एस 2062 के अनुसार 9 ग्रेड था। फिर आई एस 3502, ये सब डिफरेंट आई एस कोड्स है, ठीक है, स्टैंडर्ड्स। ये सब डिफरेंट आई एस कोड्स है। तो ये सब जो है आपका स्ट्रक्चरल स्टील के लिए आई एस कोड हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। स्टील फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट। रेनफोर्स्ड कंक्रीट क्या हो गया, वैसा प्लेन कंक्रीट अगर उसमें रेनफोर्समेंट हम लोग डाल देते हैं, मतलब स्टील का छड़ अगर डाल दे, तो उसको बोलते हैं रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ठीक है। रेनफोर्स्ड कंक्रीट बोलेंगे। अब रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए जो स्टील यूज होता है, तो वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो उसके लिए भी डिफरेंट आई एस कोड्स है। आई एस 432, आई एस 1139, आई एस 1786, आई एस 2090। तो ये सब डिफरेंट आई एस कोड्स है फॉर द स्टील विच इज यूज्ड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट, ओके। फिर बार और रिवेट्स के लिए क्या क्या आपका कोड यूज होता है, तो वो हो गया आपका आई एस 1148, 1149, 1570, 2073, 7383 एंड सो, ठीक है। अगर ट्यूब्स जो है आपका ट्यूब्स और पाइप्स है, उसके लिए स्टील कैसा होना चाहिए, तो उसके लिए
ये सब आई एस कोड है, IS 1239, 1914, 1978। so these are the different IS codes। बेसिकली हम लोग इंटरेस्टेड है, जो हम लोग का स्टील स्ट्रक्चर होता है उसको डिजाइन करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कोड है वो आपका IS 800 2007। ठीक है, ये कोड है, ये हम लोग को डिजाइनिंग में हेल्प करेगा, स्टील स्ट्रक्चर को डिजाइन करने में ये हेल्प करेगा। और स्टील टेबल आपको बहुत जरूरी है, स्टील टेबल के थ्रू ही हम लोग डिजाइन रिक्वायरमेंट के अनुसार सेक्शन हम लोग चूज कर पाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग वेल्डिंग कर रहे हैं या फिर क्या स्ट्रेसेस डेवलप होगा वेल्ड में, फिर क्या होना चाहिए साइज वेल्ड का, वेल्डिंग बहुत यूज होता है, वेल्डिंग तो बहुत कॉमन चीज है स्टील स्ट्रक्चर में। तो उस केस में हम लोग IS 816 1969 का हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिजाइन लोड। जैसे कोई स्ट्रक्चर हम लोग डिजाइन कर रहे हैं स्टील का, कोई भी स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं, तो स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे कि उसमें क्या लोड आ रहा है उस स्ट्रक्चर में, अगर क्या क्या लोड आ रहा है, डेड लोड आ रहा है, लाइव लोड आ रहा है, फिर स्नो लोड आ रहा है अगर वो कोल्डर रीजन में, तो क्या डिफरेंट डिफरेंट लोड्स आता है उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो लोड क्या आ रहा है तो उसका क्या वैल्यू हम लोग एज्यूम करेंगे, जिस हिसाब से डिजाइन करेंगे, तो वो आपका IS 875 1987 में इस IS कोड से पता चलता है कि डेड लोड को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे जब हम लोग बिल्डिंग डिजाइन कर रहे होंगे स्टील का, या फिर इम्पोस्ट लोड कितना होना चाहिए। इम्पोस्ट लोड और लाइव लोड सेम चीज हो गया। विंड लोड क्या होना चाहिए, स्नो लोड क्या होना चाहिए, स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशंस। तो ये सब डिफरेंट लोड्स है जो कि एक स्ट्रक्चर में आते हैं, तो ये सब को हम लोग को कंसीडर करना पड़ता है, तभी हम लोग डिजाइन कर पाएंगे। ठीक है, अगर ये सब हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे तो हम लोग का स्ट्रक्चर ही फेल कर जाएगा। ठीक है, तो ये सब लोड कितना कंसीडर करना है ये सब आपका कोड में दिया हुआ है। तो कोड कौन सा यूज होगा, तो ये IS 875 1987। तो ये आपको बताया कि लोड जो है, डिफरेंट लोड्स जो आता है स्ट्रक्चर में, वो हम लोग को कितना एज्यूम करना है। ठीक है, तो पार्ट वन जो है डिस्कस करता है डेड लोड के बारे में। अब डेड लोड क्या होता है, इम्पोस्ट लोड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे इसके बाद। फिर पार्ट टू जो है इम्पोस्ट लोड के लिए है, पार्ट थ्री है विंड लोड के लिए, पार्ट फोर है स्नो लोड के लिए, एंड पार्ट फाइव है स्पेशल लोड एंड लोड कॉम्बिनेशन के लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग ये जो डिफरेंट लोड्स है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ लोड जो स्टील स्ट्रक्चर में आता है वो कौन कौन सा है। पहला हो गया आपका डेड लोड, दूसरा हो गया लाइव लोड, इसको इम्पोस्ट लोड भी बोलते हैं, फिर हो गया विंड लोड, फिर स्नो लोड, फिर सिस्मिक लोड। so these are the different loads which come in steel structures। ठीक है, तो वन बाई वन हम लोग देखते जाएंगे। पहला होता है डेड लोड। डेड लोड क्या हो गया, डेड लोड सिंपली हो गया आपका जो सेल्फ वेट होता है स्ट्रक्चर का। अब स्ट्रक्चर बना रहे तो उसका भी तो लोड होगा। ठीक है, तो उसका जो सेल्फ वेट होता है, ठीक है, प्लस अगर हम लोग कुछ परमानेंटली सुपर इम्पोज की है, जैसे मान लीजिए कि आपका आप पहले तो बना लिए ये बिल्डिंग्स, जो बीम हो गया, ये कॉलम हो गया, ये सब का लोड तो है ही, ये सब डेड लोड के में आता है। प्लस परमानेंट आप फिक्सचर किए, जैसे अलमीरा बना लिए वो अटैच है, या फिर पैनल डोर बनाया, या फिर पार्टीशन वॉल बनाया है, तो जो कि फिक्स है। ठीक है, तो वो सब आपका आता है आपका डेड लोड में। डेड लोड ऐसा लोड हो गया जो कि चेंज नहीं करेगा पूरा लाइफ टाइम, जितना बिल्डिंग का लाइफ टाइम है उतना वो लगेगा ही। ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा पूरा टाइम तक। तो वैसे ही डेड लोड जो है वो चेंज नहीं करता है, ना अपना पोजीशन चेंज करेगा, ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा विथ टाइम। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर ये बीम आज के टाइम में मान लीजिए कि ये 80 kg का है मान लीजिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इसके पूरा लाइफ टाइम में 100 साल बाद जो है इसका वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। इतना वेट इसका पूरा लाइफ टाइम तक लगेगा। ठीक है, मान लिए 80 kg नहीं होता, उससे बहुत ज़्यादा होता है, मान ले रहे, ठीक है, आप लोग इसको बहुत सीरियस मत ले लीजिएगा। तो ये जितना सेल्फ वेट हो गया स्ट्रक्चर का, ये आपका डेड लोड में आता है। डेड लोड ऐसा लोड हो गया जो कि समय के साथ वेरी नहीं करे। जितना आपका लाइफ लाइन है स्ट्रक्चर का, मान लीजिए 100 साल के लिए डिजाइन की है, 150 साल के लिए डिजाइन की है, तो वो 100 150 साल तक उतना ही लोड आपका लगेगा ही। ठीक है, तो ये सब हो गया डेड लोड। तो डेड लोड के बारे में डिस्कस करता है आपका IS कोड कौन सा, IS 875 पार्ट वन 1987। ठीक है, तो ये IS 875
1987 पार्ट 1 जो है आपका डेड लोड के बारे में बताता है, ठीक है। ये आपका बताता है कि डिफरेंट टाइप का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है, जैसे ब्रिक हो गया, कंक्रीट हो गया, प्लेन कंक्रीट हो गया, रेनफोर्स्ड कंक्रीट हो गया, या और कोई मटेरियल यूज किया है तो उसका यूनिट वेट क्या होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग वेट कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपका आईएस कोड से हम लोग डेड लोड निकाल सकते हैं आराम से। सेकंड है आपका लाइव लोड। लाइव लोड क्या है, इसको इम्पोज लोड भी बोलते हैं। अब ये लाइव लोड क्या होता है, जैसे कि डेड लोड क्या था, काफी प्रवचन हो रहा है आसपास, खैर ध्यान नहीं भटकाते हैं। लाइव लोड क्या हो रहा है, लाइव लोड हो गया जो कि मूव करे, कोई स्ट्रक्चर है, देखिए यहाँ पे फिगर फिगर में समझिए। तो ये इंसान सब जो है इसको ऑक्यूपेंट बोलते हैं। कोई स्ट्रक्चर है जो इसमें रह रहा है, वो उसका ऑक्यूपेंट हो गया। तो ऑक्यूपेंट सबका वेट हो गया, ये सब मूव करेगा, ये एक जगह तो है नहीं फिक्स, इसीलिए इसको लाइव लोड बोलते हैं। मतलब ये सब आपस में इधर उधर चलते रहेगा, पॉइंट हिसाब से भी लोड लग सकता है, यूडीएल भी लग सकता है। तो ये सब का वैल्यू जो है वेरी करता है। लाइव लोड जो होता है, अभी यहाँ पे लोड लग रहा है, कभी वहां पे लगेगा, जहां जहां मूव करेगा। फिर जो फर्नीचर आ गया जो कि एक जगह से दूसरा जगह मूव कर सकता है, ठीक है, वो सब को भी हम लोग लाइव लोड में कंसिडर करते हैं। तो लाइव लोड वैसा हर एक लोड हो गया जो कि ऑक्यूपेंट लाता है बिल्डिंग में, जो जिसको मूव कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, एक जगह से दूसरा जगह। मतलब इसका वैल्यू फिक्स नहीं है कि यहीं पे लगेगा, ठीक है, इसको मूव किया जा सकता है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे चेयर है, फिर कुछ समय बाद यहाँ पे हम लोग रख दिए चेयर, तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। ये लोड यहाँ पे जो लग रहा था बाद में वहां पे लगने लगा। तो वैसा लोड जो कि वेरिएबल है, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइव लोड। ये प्रवचन के कारण थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। एनीवेज, इफ यू आर गेटिंग माय वर्ड्स, IS 875 पार्ट बी 1987 ऐसा IS कोड है जो कि लाइव लोड के बारे में डिस्कस करता है कि लाइव लोड कितना लगता है कोई स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो जो लाइव लोड है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस IS कोड, IS 875 पार्ट बी 1987। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट वन इज विंड लोड। विंड लोड क्या होता है, अब कोई स्ट्रक्चर आप बनाए, जैसे कि फिगर देखिए, स्ट्रक्चर बना है, तो इसमें विंड जो है, विंड भी लोड लगाता है। विंड जब काफी तेज से बहता है तो वो क्या करता है, स्ट्रक्चर में लोड लगाता है। तो विंड जो है दो टाइप का लोड लगाता है, एक आपका एक्सटर्नल, ये प्रेशर लगा रहा है, एक एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है, एक इंटरनल भी प्रेशर होता है। जो घर के अंदर का विंड होता है वो जो प्रेशर लगाता है उसको इंटरनल प्रेशर बोलते हैं, और जो बाहर का विंड हो गया वो एक्सटर्नल प्रेशर लगाया। तो बाहर का जो विंड होता है, जो एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहा है, वो डिपेंड करता है कि जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसका जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, ठीक है। ऐसा जगह स्ट्रक्चर है जहाँ पे कोई हिंड्रेंस उसको नहीं मिल रहा है, ठीक है, या फिर कोई आसपास में जो स्ट्रक्चर है वो कितने हाइट का है, इस पे डिपेंड करता है आपका एक्सटर्नल विंड, ठीक है। अगर आसपास बड़ा बड़ा बिल्डिंग है तो ऑब्वियसली वो उसको क्या करेगा, विंड का प्रेशर को कम कर देगा, रोक देगा। तो ऐसे केस में क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम हो जाएगा। वही आसपास अगर बड़ा स्ट्रक्चर है, ठीक है, या फिर जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो कभी, मतलब कि ज़्यादा ये अपसाइड डाउन इस टाइप का है, अप डाउन वगैरह टाइप का, तो ऐसे केस में जो प्लेन्स नहीं होता है वहां पे विंड प्रेशर कम लगता है, ठीक है। तो जहाँ पे हिंड्रेंस ना हो, ठीक है, कोई विंड को रोके ना, वहां पे क्या होगा, विंड प्रेशर अच्छा खासा लगेगा। तो ऐसे केस में हम लोग को विंड को भी कंसीडर करना होता है। तो विंड भी लोड लगाता है। अब विंड दो तरीके से लोड लगाए, ये सब हम लोग समझे। एक तो एक्सटर्नल भी लगा सकता है लोड, इंटरनल भी लगा सकता है। तो इंटरनल जो प्रेशर वो लगाता है वो डिपेंड करता है कि इसका स्ट्रक्चर का परमेबिलिटी क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर में ज़्यादा अगर विंडोज वगैरह डोर्स वगैरह रहेगा तो ज़्यादा विंड एंटर करेगा और वो ज़्यादा फोर्स लगाएगा आपका इंटरनली। तो अंदर से जो फोर्स लगा रहा है, जो प्रेशर लगा रहा है, उसको बोलते हैं इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो डिपेंड करता है कितना हम लोग का ओपनिंग्स है स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। तो जो कंबाइंड इफेक्ट होता है इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर, ये दोनों को हम लोग कंसीडर करते हैं विद द हेल्प ऑफ IS 875 1987। ये जो IS कोड है, ये हम लोग को बताता है कि विंड के कारण जो लोड आ रहा है स्ट्रक्चर में वो कितना आ रहा है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कोड हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि विंड के कारण क्या लोड आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया विंड लोड। द नेक्स्ट वन इज स्नो लोड।
अगर हम लोग बात करें ऐसा एरिया जहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठीक है, जो ठंडा जगह है, जैसे जम्मू कश्मीर ले सकते हैं, तो जहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठीक है, वहाँ पे हम लोग को स्नो का भी लोड लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसका भी लोड रहता है। तो जहाँ पे भी स्नोफॉल होता है वहाँ पे बिल्डिंग्स कुछ इस टाइप का बनाया जाता है, जिसका छत जो है स्लोपी होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि अगर हम लोग ऐसा बनाएंगे तो काफ़ी भारी अमाउंट में स्नो जो है इसमें इकट्ठा हो जाएगा, तो वो काफ़ी ज़्यादा लोड लगा सकता है, जिससे हम लोग का स्ट्रक्चर फेल हो सकता है। तो इसीलिए वहाँ पे स्लोपी बनाया जाता है रूफ, ताकि जो है स्नो जो है वो नीचे गिर जाए, ठीक है। तो ऐसा एरिया जहाँ पे जो ठंडा प्रदेश है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया और भी जो भी ठंडा प्रदेश है, तो वैसे केस में हम लोग स्नो लोड को भी कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पे जैसे अब झारखंड का बात करें तो यहाँ पे स्नो गिरता नहीं है, तो स्नो लोड को कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा एरिया में अगर हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं जहाँ पे स्नो कॉमन है, ठीक है, तो वैसे केस में हम लोग को अलाउंस लेना पड़ता है स्नो लोड का भी। तो IS 875 1987 पार्ट 4 जो है वो बताता है स्नो लोड आपका कैसे आपको एज्यूम करना है, ठीक है। IS 875 1987 पार्ट 4, ठीक है। अब एक्चुअल जो लोड होता है जो कि स्नो के द्वारा होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका शेप ऑफ द रूफ। अभी जस्ट बताया इस टाइप का शेप रहेगा तो लोड ऑब्वियसली स्नो का काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और उसका कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना स्नो जो है वो रिटेन कर पा रहा है। अब ये अगर स्लोपी रूफ है तो वो रिटेन ज़्यादा नहीं कर पाएगा, वही इस टाइप का रेक्टेंगुलर टाइप का रूफ रहेगा तो वो रिटेन ज़्यादा करेगा स्नो को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। It is a common practice of not combining the wind loads with the snow loads. However, they are assumed to act vertically over an entire area. तो जनरली हम लोग विंड लोड को स्नो लोड के साथ कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन ये एज्यूम हम लोग करते हैं कि ये सब वर्टिकली लग रहा है ओवर द इंटायर एरिया, ठीक है। एलोवेंस हम लोग दोनों का कंबाइंड इफेक्ट को लेके कंसिडर करते हैं। स्नो लोड में बस आपको वही कंसिडर करना है, ये आपका IS कोड जो है इसके अनुसार हम लोग स्नो लोड को कंसिडर करेंगे, एज्यूम करेंगे, ठीक है। फिर स्नो लोड जो है आपका वो डिपेंड करता है कि रूफ का शेप साइज क्या है और उसका कैपेसिटी कैसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट लोड इज सिस्मिक लोड। सिस्मिक लोड, ये लोड क्या होता है, ये अर्थक्वेक के कारण लगता है, ठीक है। वैसा एरिया जो विच इज प्रोन टू अर्थक्वेक, मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आता है, ठीक है, जैसे जापान वगैरह एरिया जहाँ पे अर्थक्वेक बहुत कॉमन है, तो वैसे केस में हम लोग को अर्थक्वेक का भी लोड लेना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। तो अर्थक्वेक का जो लोड हम लोग लेते हैं वो किसके अनुसार लेते हैं, IS 1893 2002 पार्ट 1 के अनुसार, ठीक है। तो उसका लोड क्या आएगा अर्थक्वेक के कारण, तो उसको हम लोग कैसे अज्यूम करते हैं, विद द हेल्प ऑफ IS 1893 2002 पार्ट 1, ठीक है। अब अर्थक्वेक लोड जो है वो दो टाइप से लगाता है। एक तो आपका वर्टिकल लोड हो गया, ठीक है, वर्टिकल लोड लगाता है मतलब अपसाइड डाउन करता है कोई भी स्ट्रक्चर को, और एक वो हॉरिजॉन्टली सेक करता है, ठीक है। तो जो वर्टिकल लोड लगाता है वो काफ़ी कम रहता है, वो काफ़ी कम रहता है, तो उसको हम लोग कंसिडर भी नहीं करते हैं। तो हम लोग को बेसिकली कंसिडर करना पड़ता है जो हॉरिजॉन्टल सेक करता है, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल सेक करता है उसको हम लोग को कंसिडर करना होता है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टली कारण ये बिल्डिंग क्या हो गया, पूरा टेढ़ा हो गया। एक और स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बिल्डिंग में देखिए आपका हॉरिजॉन्टल अगर हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे तो वो आराम से फेल कर सकता है। तो ये सब भी हम लोग कंसिडर करना होता है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और ये सब सारे लोड हो गए। इसके बाद हम लोग डिफरेंट मतलब कि डिज़ाइन जब हम लोग करते हैं तो क्या क्या मेथड यूज़ करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा सा टॉपिक बचा है बस, 10-15 मिनट का टॉपिक और बचा है, तो आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग चलेंगे, ठीक है। होप यू लाइक दिस लेक्चर। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।